नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमुक क्लास में स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग जिस चीज को डिस्कस करें दृष्टि आईएएस के, अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2025 है या जिसमें आप बैठने चल रहे हैं, तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली सेगमेंट है ये। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जो टेस्ट सीरीज होता है ये हमारी तैयारी को और निखारता है, हमारे अभ्यास को और निखारता है। इससे फायदा ये होता है कि हम अपने आप को एग्जाम हॉल को उस लेवल बना लेते हैं ताकि आए हुए प्रश्नों का आसानी से कर सकें। ठीक है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इस चूंकि हमारा ये पहला टेस्ट है और लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा ये सेगमेंट दोस्तों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन 51 से लेकर 100 तक जो भी क्वेश्चन आपके बने हैं इस टेस्ट से उसको। दोस्तों, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ एक हमारा चैनल है अमोघ क्लासेस। ठीक है। अमोघ क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां आप जाके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वहां आप अपनी तैयारी को और अच्छे बेहतर करने के लिए वहां उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां हम आपको दिन प्रतिदिन जो फैक्ट होता है, जो एग्जाम संबंधित करंट अफेयर होते हैं, वो भी कवर कराते हैं। ठीक है। साथ ही दोस्तों, करंट अफेयर वाला सेगमेंट चलता है, डेली करंट अफेयर सेगमेंट चलता है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। लास्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक देख चुके थे। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से आगे क्या रहा है। निम्नलिखित देशों में से विचार करना है। रूस, वेनेजुएला, लीबिया, उत्तर कोरिया और ईरान। कह रहा है उपयुक्त देशों में से कितने देश काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट यानी कासा एक्ट के तहत प्रतिबंधित लगाए गए हैं। अब पता है दोस्तों, ये यूएसए का एक्ट है जो 2017 में पारित हुआ है। इसके तहत वह कुछ देशों को प्रतिबंध किया है अपनी सुरक्षा कंसर्न को लेकर, सिक्योरिटी के कंसर्न को लेकर। कौन कौन है इसमें? इसमें दोस्तों रूस है आपका, उत्तर कोरिया है और ईरान है। कौन कौन? रूस, उत्तर कोरिया और ईरान, इन तीनों को शामिल किया है। मतलब इन तीनों को क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। यानी ऑप्शन में कौन कौन सही होगा इसमें? ऑप्शन देखिए क्या है। केवल 2, केवल 3, केवल 4 या सभी 5? केवल 3। केवल 3 ही देश, वेनेजुएला इसमें ऐड नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर 2024 की रिपोर्ट जारी की? दोस्तों, ये जारी करता है कौन है? विश्व आर्थिक मंच है। कौन है? विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम WEF कहते हैं, यही इसका जारी करता है। ठीक है। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपका, ब्लू रमन प्रोजेक्ट जो कि हाल ही में जन समाचारों में रहा, का उद्देश्य क्या है? क्या है आप बताइएगा। ऑप्शन क्या है सामने। हिंद महासागर में कृत्रिम रूप से प्रवाल भित्तियों के विकास करना, डिजिटल डेटा के विनिमय के लिए एक सबमरीन के बल पर सिस्टम निर्माण करना। बिल्कुल दोस्तों, इसका ऑप्शन यही सही है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था कि इसके माध्यम से जो जलमग्न रूप से केबल प्रणाली होती है, उसके माध्यम से आपको पता है जो हमारी डेटा है, जो हम लोग इंटरनेट करते हैं, उसके क्या समुद्र के अंदर से क्या केबल बिछाए गए हैं। इसी केबल के जो है भूमध्य सागर और हिंद महासागर क्षेत्रों को जो जोड़ने वाली बात की गई है, उसी क्या कहा जाता है? ब्लू रमन प्रोजेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू रमन प्रोजेक्ट। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यूएनएससी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक है। क्या है? यूएनएससी की स्थापना 1946 में हुई थी। यह एक वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली सर्वोच्च निकाय है। बिल्कुल दोस्तों, इसकी स्थापना जब 1956 और 1946 में हुई है और यह सर्वोच्च निकाय है इसका। ठीक है। कह रहा है यूएनएससी के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए 15 सदस्य होते हैं। दोस्तों, इसमें 15 नहीं बल्कि 24 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 24। यानी ऑप्शन 2 आपका गलत है, पहला आपका सही है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एआई गवर्नेंस अलायंस AIGA के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है। क्या है? इसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। ठीक है। अगला क्या ऑप्शन है? इसे दोस्तों ध्यान देना है, इसे गूगल और AI ने नहीं लॉन्च किया है बल्कि WEF यानी विश्व आर्थिक मंच ने लॉन्च किया है। यानी पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत हो गया। आगे क्या है? यह जनरेटिव AI के लिए नैतिक दिशा निर्देशों और शासन के रूपरेखा के विकास में तेजी लाएगा। बिल्कुल दोस्तों, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। यानी पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा सही। क्यों गलत है? क्योंकि इसे WEF ने जारी करता है। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है आपका। अब आपके बारे में प्रश्न है, आपको कथन कार्ड पे प्रश्न दिया गया है, आपको विचार करना है, बताना इसमें कौन सा सही है। कह रहा है क्या है, निश्चित खुराक संयोजित FDC
कि दवा अनुपालन एवं रोगी अनुपालन सुधार हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो आपका निश्चित सुधार उस खुराक जो संयोजी होता है, इससे क्या होता है कि आपके क्या कहते हैं, दवा के और इसका जो अनुपालन होता है उसमें रेगुलेशन लाया जाता है, नियमित रूप से किया जा सकता है। एफडीसी कई दवाओं की एक खुराक में मिला दिया जाता है, इससे कई खुराक लेने का तनाव कम हो जाता है और एवं उपचार योजना आसान हो जाती है, विशेष रूप से उन लोगों के जो दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रस्त है। बिल्कुल दोस्तों, ये ऑप्शन भी आपका कारण भी सही है, यानी कथन और कारण क्या है इसका, दोनों ही सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यूपीआई के संदर्भ में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि यूपीआई के संदर्भ में कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है। ठीक है, बताइएगा। पहला स्टेटमेंट है, यह बैंक खातों के बीच वास्तविक समय में धन के हस्तांतरण की अनुमति देता है। बिल्कुल, क्यों आप जानते हैं कब भी जब भी आप चाहे समोसा खाइए, चाट खाइए, कुछ भी करिए, चाहे कहीं भी पेमेंट करते हैं तुरंत आता है कि नहीं, बिल्कुल रियल टाइम होता है, तभी आवाज करता है ना, ग्राहक ने 100 रुपए प्राप्त किए, ऐसे बोलता नहीं जाता है कि नहीं। ठीक, आगे क्या है, इसके लेन देन में विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, इसका जो रेगुलेशन होता है, विनियमन मतलब रेगुलेशन, इसका रेगुलेशन कौन करता है, आरबीआई करता है। कौन करता है दोस्तों, आरबीआई करता है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। यह सुविधा उन व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है जिन्हें बैंक खाता नहीं दोस्तों, यूपीआई नहीं, यूपीआई आप नहीं कर, बल्कि भारत पे जो था उसको आप कर सकते थे, लेकिन इसका नहीं, यानी स्टेटमेंट आपका तीसरा गलत है। ठीक है, यानी पहला दूसरा आपका क्या है, स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, अगला क्या है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसे कहते हैं, के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, क्या है, एनपीए वे ऋण या अग्रिम राशि हैं जो 90 दिन या उससे अधिक समय से बकाया है। आपको पता है दोस्तों, जैसे कोई जब बैंक से ऋण ले लेता है और 90 दिन तक नहीं चुकाता है, क्या है, उससे एनपीए घोषित कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका आपका पहला सही है। अगला क्या है, एनपीए अनुपात जितना अधिक होगा बैंक की वित्तीय स्थिति उतनी सुदृढ़ होगी कि कमजोर होगी, क्या होगी, कमजोर होगी, ना कि सुदृढ़ होगी। भाई अगर बैंक ने उधार दिया किसी को और बैंक पैसा ना दे, बैंक को पैसा वापस ना है, तो बैंक की स्थिति कमजोर होगी मजबूत होगी, क्या होगी, कमजोर होगी। यानी स्टेटमेंट क्या है आपका, दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, अब आगे क्या है, अब आगे निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए और आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, कौन सा सुमेलित है, कौन सा नहीं सुमेलित है। ठीक है, कौन सा युग सही सुमेलित है। प्रथम वित्त आयोग किसी नियोगी, बिल्कुल दोस्तों, प्रथम वित्त आयोग कौन है, किसी नियोगी साहब थे। 15वां वित्त आयोग ये वाईवी रेड्डी नहीं, वाईवी रेड्डी जो थे दोस्तों 14वें वित्त आयोग के, कौन थे, 14वें वित्त आयोग के थे। और जो 15वें के थे, इसके थे एन के सिंह, कौन थे, एन के सिंह, यानी ऑप्शन इसका ये, यानी दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। 16वां वित्त आयोग को अरविंद पनगड़िया, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, यानी केवल दो ऑप्शन इसमें सही है, बाकी इसका 15वें कौन होंगे, एन के सिंह होंगे, और 14वें कौन होंगे, आपके वाईवी रेड्डी होंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। अब कह रहा है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कर संग्रहण और उछाल की स्थिति में वर्णन इस प्रकार किया गया है। यानी कब हम कर संग्रहण उछाल होगा, इसके संदर्भ में आपको बात करना है। कब होता है, कर राजस्व में जीडीपी के अनुपात में वृद्धि, या कर राजस्व में जीडीपी के अनुपात में कम, या कर राजस्व जीडीपी में वृद्धि के अनुपात में से अधिक वृद्धि। बिल्कुल दोस्तों, जो आपका जीडीपी की वृद्धि का अनुपात है, अगर उससे अधिक वृद्धि होने लगता है, उसे कर संग्रह उछाल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है, भारत के ऊर्जा क्षेत्र में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, यानी अब बताना है ऊर्जा संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा और तेल उपभोक्ता है। अब बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। दोस्तों ये स्टेटमेंट आपको गलत है। क्यों, भारत दूसरा नहीं बल्कि तीसरा, क्या है, तीसरा सबसे बड़ा है, ना कि दूसरा, यानी पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका, गलत हो गया। ठीक है, पहला जहां उसको काट दीजिए, यानी ऑप्शन बी और सी में से कोई एक हो सकता है। देखते हैं आगे क्या है, तेल के लिए भारत की आयात निर्भरता 50% से कम है। ये बताइए, भारत 50% से कम तेल आयात करता है? नहीं, भारत लगभग 85% तेल आयात करता है अपनी आवश्यकता का, या 80% मान चलिए
80% तेल आयात करता है, यानी दूसरा भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा दूसरा जहां काट दीजिए, यानी ऑप्शन सी आपका अपने आप सही हो गया। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जिसे हम ओएनजीसी कहते हैं, क्या कहते हैं? ओएनजीसी भारत का सबसे बड़ा तेल एवं गैस उत्पादक है, जो देश के हाइड्रोकार्बन उत्पादन में 3/4 योगदान देता है। बिल्कुल दोस्तों, ये आपका क्या है? तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। चलते हैं आगे, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। आगे नंबर है जीसेक। जीसेक के बारे में आपको बात करना है, कौन सा इससे स्टेटमेंट सही है, कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों को जोखिम मुक्त गिल्ट उपकरण माना जाता है। इसका क्या मतलब है? दरअसल आपको पता है सर दोस्तों, सरकारें क्या करती हैं, पैसे बाजार से लेने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो तो काफी सिक्योरिटी मतलब सुरक्षित माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पैसा कभी डूबता नहीं है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट आपका पहला सही है। ठीक है, दूसरा क्या है? कारण क्या है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारें सरकारी प्रतिभूतियों बाजार के हिस्से के रूप में ट्रेजरी बिल और बॉन्ड दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती है। दोस्तों, जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार जो है ट्रेजरी बिल तो जारी करती है, जो है केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल तो जारी करती है, लेकिन राज्य सरकार ट्रेजरी बिल नहीं जारी करती। यानी दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है और पहला क्या है आपका? सही है। ठीक है, यानी अगर देख लीजिए इस हिसाब से कथन आपका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कथन सेकंड गलत है, कथन पहला सही है। ठीक है, अगला क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या है? भारत वह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जो संघवाद के शासन के एकात्मक प्रणाली से अलग करती है? अब बताइए कि कौन सी सबसे अच्छी विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है सामने? सभी शक्तियां केंद्र सरकार को केंद्रित है, जो इच्छा अनुसार राज्यों और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों को वापस लेने का अधिकार रखती है। अच्छा, सत्ता के संवैधानिक रूप से सरकार के विभिन्न स्तरों पर के बीच वितरित की जाती है, जिससे प्रत्येक को अपना अधिकार क्षेत्र पर अधिकार होता है, उनमें परस्पर हस्तक्षेप नहीं होता। बिल्कुल दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट आपका सही, क्यों? क्योंकि आपको पता है जो संघवाद है आपके यहाँ क्या है, जैसे मान लीजिए सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, पहला विकेंद्रीकरण किसमें है? पहले देखिए कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में विकेंद्रीकरण है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, मतलब स्थानीय सरकारों में आपका क्या है? विकेंद्रीकरण है। लोग क्या करते हैं? अपने अपने स्तर पर डिसीजन लेते हैं और काम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या है भारत के जो प्लस अगला क्या है? राज्य सूची और समवर्ती सूची और संघ सूची का निर्माण किया गया है। एंड इस आधार पर क्या किया गया? सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया और उनके सबको अधिकार अपना अलग अलग दिया है। यानी ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या है? देखिए अगला प्रश्न क्या है? भारत में क्या होता जब समवर्ती सूचक कोई विषय राज्य सूची और संघीय सूची के बीच टकराव का विषय बन जाता? अब बताइए ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों? जबकि आपके संविधान क्या है? 3 प्रकार की सूचियां हैं। पहला क्या है? संघ सूची, दूसरा क्या है? समवर्ती सूची, तीसरी क्या है? राज्य सूची। संघ सूची पर सरकार कानून बनाने का अधिकार किसको? केंद्र सरकार को। राज्य सूची पे राज्य सरकार को। इस पर दोनों को है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि दोनों कानून बना दे एक ही विषय पे, तो ऐसी दशा में तो क्या जो केंद्र वाला कानून होगा वो सर्वोपरि होगा, यानी केंद्र वाला कानून मान्य होगा और जबकि राज्य वाला कानून नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। भारतीय संघवाद के संदर्भ में अवशिष्ट शक्तियां क्या है? अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख कहां है दोस्तों? अनुच्छेद 248 में कह रहा अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, मैं आपको समझा दूं। यानी ऐसी विषय जिस पे कानून बनाने का अधिकार केवल किसको होता है? केंद्र को होता है। किसको होता है? केंद्र को होता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे विषय होते हैं ना तो संघ सूची में लिखे जाते हैं, ना तो राज्य सूची में लिखे जाते हैं, ना तो समवर्ती सूची में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी दशा में क्या होगा? इनकी पूरी शक्ति किसको होती है? केंद्र में होती है। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। वे शक्तियां जो संघ और राज्य सूची के बीच आवंटित नहीं है और स्थानीय परिस्थितियों में अनुकूल के लिए राज्य विधानसभा विवेकाधीन नियंत्रण दिया गया है। नहीं दोस्तों, इसका राज्य विधानसभा के नियंत्रण में नहीं दिया गया। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका ये पहला गलत है। दूसरा क्या है? संघ या राज्य सूची में सूचीबद्ध न की गई शक्तियां पूर्ण रूप से संघ सरकार को सौंपी जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, यानी ऐसे विषय, ऐसे सूची जो न तो केंद्र में निहित है
ना तो राज्यों में निहित है ना अपना समवर्ती में है, तो कहाँ जाएगा? केंद्र सरकार के पास जाएगा। ठीक है, स्थानीय शासन संस्थाओं जैसे पंचायतों नगर पालिकाओं को सौंपी गई शक्तियां नहीं दोस्तों, ऐसा ऑप्शन आप में नहीं है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गतिशील निवेश का वर्णन इस प्रकार है, क्या है? गिरती गिरती कीमतों पर परिसंपत्तियों को खरीदना और बढ़ते में उन्हें बेचना। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं, ऑप्शन ये आपका गलत है। लगातार बढ़ती कीमतों पर परिसंपत्तियों को खरीदना और गिरती कीमतों पर बेचना। बिल्कुल दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपका सही है। यानी जब अर्थव्यवस्था में गतिशीलता होती है, बढ़ाव होता रहता है, तब क्या होता है कि वस्तुओं को बेचा जाता है और जैसे ही लगता है कि गिरावट शुरू हो गई है तो वस्तुओं को फिर खरीदा जाता है, फिर बेचना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला पर क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न देखिए, एक साथ आने वाले संघ स्वतंत्र राज्य स्वेच्छा से एक बड़ा संघ बनाते हैं। ठीक है, जबकि एक साथ रहने वाले संघों में एक बड़े देश की एकता बनाए रखने के लिए शक्तियों का वितरण किया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों। ये पहला वाला जो स्टेटमेंट जो एग्जांपल दे रहा है, ये अमेरिका की एग्जांपल दे रहा है। किसका? अमेरिका की एग्जांपल दे रहा है। कैसे? वहां कई राज्य मिलकर क्या कि एक संघ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो स्टेटमेंट दे रहा है, ये भारत के संदर्भ में दे रहा है। यहाँ क्या है? देश और केंद्र और राज्यों के बीच क्या शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? एक साथ आने वाले संघ आमतौर पर घटक राज्यों को समान शक्तियां प्रदान करते हैं, जबकि एक साथ रहने वाले संघों में राज्यों के बीच असमान शक्तियों का वितरण होता है। दोस्तों बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट सही है। मैंने कहा ना, ये अगर कोई एक साथ राज्य आएंगे, कई राज्य जब आपस में मिलते हैं तो उनका क्या होता है? उन दोनों में शक्तियां समान होती हैं, कोई एक दूसरे में विभेद नहीं किया जाता है। लेकिन अदर में क्या होता है? शक्तियों का विभेद हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। राजनीतिक दलों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है आपको। क्या? वे यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने का समान अवसर मिलेगा। क्या राजनीतिक दल का यह काम होता है कि सभी व्यक्ति को समान अवसर मिले सार्वजनिक पद के लिए? नहीं, ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। अगला क्या है? वे समाज के विविध विचार एकत्र करते हैं और उन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, जो राजनीतिक पार्टियां दोस्तों समाज की सारी समस्याओं क्या करते हैं? सरकार का शेयर करते हैं और अवगत कराती हैं। ठीक है, वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करके सरकार और जनता के बीच एक मध्यस्थ का कार्य करते हैं। बिल्कुल, जैसे होता है कि मान लीजिए आपने कोई योजना लॉन्च किया गया, और योजना जब लॉन्च करती है सरकार, मान लीजिए किसको लाभ हुआ किसको नहीं लिया हुआ, इससे क्या भ्रष्टाचार है क्या करता है, ये विरोधी पार्टी या राजनीतिक दल ही करते हैं। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। आपने देखा होगा जो विधानसभा में या संसद में कई बार इस पर आरोप प्रत्यारोप होते हुए ऐसे संदर्भ में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या? भारत में राष्ट्रीय दल की मान्यता के संदर्भ में आपको विचार करना है, यानी किस दल को हमें राष्ट्रीय दल माना जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। क्या है? किसी दल को जो लोकसभा में चुनाव या कम से कम 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कुल वैध मतों का 6% प्राप्त हो। बिल्कुल, अगर यानी कि अगवा वही राष्ट्रीय दल में आएगा कौन? लोकसभा में चुनाव में या कम से कम 4 राज्यों की विधानसभा में क्या करे? 6% वोट प्राप्त करे। अगला क्या है? एक दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त जब हो जाती है, तब क्या होगा? उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाए। बिल्कुल, इसका बेस्ट एग्जांपल आप पार्टी है वो क्या की 4 राज्यों में सरकार बना ली, या राज्य के पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया, स्वाभाविक उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला क्या है? किसी राष्ट्रीय दल को अपना राष्ट्रीय दर्जा बनाए रखने के लिए राज्यसभा में प्रतिनिधि होना आवश्यक नहीं। दोस्तों, ऐसा प्रावधान कहीं भी लिखा गया नहीं है। ठीक है, यदि कोई दल अपना राष्ट्रीय दर्जा खो देता है तो वह भविष्य में होने वाले चुनाव में प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा भी कहीं प्रावधान नहीं है भाई। उतार चढ़ाव तो पार्टियों में होता रहता है। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। यानी ऑप्शन 1 और 2 आपका क्या है? सही है। ठीक है, आगे क्या है? भारत ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाया है क्योंकि संसदीय प्रणाली में स्पष्ट बहुमत को सुनिश्चित करती है। क्या बताइएगा, क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है? नहीं,
बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपको से फर्स्ट पार्ट ऑफ पोस्ट का मतलब क्या होता है, यानी जो सर्वाधिक मत पाएगा, जो सर्वाधिक मत पाएगा वो क्या होगा, विजेता होगा। क्या होगा, विजेता होगा। जैसे मैं भी लास्ट वीडियो में समझाया था अपने, तो मान लीजिए किसी मतदान केंद्र पे 100 लोगों ने वोट दिया और ए बी सी लोग खड़े हैं, तो किसी को 70 मिला हुआ, किसी को 20 मिला हुआ, किसी को कुछ मिला हुआ, या फिर इसमें क्या होगा, जो सर्वाधिक मत प्रदान करेगा और जिसको प्राप्त होगा वही क्या होगा, विजेता कहा जाएगा। ठीक है, अगले क्या, फर्स्ट एफ टी टी पी प्रणाली बड़े दलों के उनके वोटों शेयर की तुलना में अधिक सीटों प्रदान करती हैं, जिससे स्थिर सरकारें बनाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसे होता क्या है, अगर स्पष्ट बहुमत मिल जाता है सरकार को, क्या होता है, सरकार बना सकते हैं। यानी ऑप्शन क्या है आपका, सही है। ठीक है, ऑप्शन है आपका दोनों सही, कथन कार्य क्या है आपका, दोनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या है, आपको विचार करना है कथन पे। कथन दिया है, कथन दो, दोनों विचार करना। क्या है, भारत की संघीय प्रणाली में राज्यपाल के पास कुछ परिस्थितियों में विवेकाधीन अधिकार होते हैं। वह संघीय और राज्य प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में कार्य करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है? बिल्कुल दोस्तों, ये आपका स्टेटमेंट क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है। हल करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। आगे चलते हैं। अगला क्या है, संघीय सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल को राज्य सरकारों को स्वयं बर्खास्त करने अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति को अनुमति प्रदान करने के लिए आरक्षित करने और अपने कार्यों के लिए किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेने का अधिकार है। दोस्तों, अपने कार्य के लिए गैर जवाबदेही नहीं होता राज्यपाल, ध्यान देना है। वो भी संविधान के दायरे में आता है और उसके निर्णय क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्शन सी, यानी कथन एक सही है, कथन दो क्या है आपका गलत है। ठीक है, आगे क्या है, भारत के अनुच्छेद 356 के उपयोग के संदर्भ में आपको विचार करना है। यानी 356 क्या, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में आपको विचार करना है। क्या है, राज्य विधानमंडल में बहुमत होने के बावजूद अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राज्य सरकारों को बर्खास्त किया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, इसका भी जब लेटेस्ट एग्जांपल है मणिपुर। मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर में फिर जो बीरेंद्र सिंह सरकार थी उसने क्या काम किया, इस्तीफा दे दिया और क्या कहा, भाई साहब आप यहाँ 356 लगा दीजिए। यानी स्टेटमेंट क्या है आपका पहला सही है। कह रहा अनुच्छेद 356 का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के लागू की गई है और न्यायालय इसे संवैधानिकता की जांच करने के लिए हस्तक्षेप किया है। बिल्कुल दोस्तों, यानी कि 356 सही है या नहीं सही है, इस पे जांच किया जा सकता है। इसमें कौन एक केस आया था, यह साल मुंबई केस में 1994 में न्यायालय ने यह कहा था कि राष्ट्रपति शासन जो लगता है यह क्या कर सकता है, न्यायिक समीक्षा के दायरे के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है, जब यह निर्धारित हो जाता है कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती, तो अनुच्छेद 356 संघीय सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। बिल्कुल दोस्तों, यानी जब ये क्लियर हो जाता है कि जो राज्य सरकारें हैं वह संविधान के उपबंधों का अधीन नहीं काम कर रही हैं, ऐसी दशा में क्या होगा, इन पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी तीनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। ठीक है, कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला क्या प्रश्न है, निम्नलिखित पर आप विचार करना है। क्या, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी और केनरा। ठीक है, अब कह रहा है उपयुक्त में से कितने भारत में घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक है। जो घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक वे बैंक होते हैं दोस्तों, जिनके क्या होते हैं, अगर वो फेल हो जाए या फिर उनको समस्या हो जाए तो क्या हो सकता है, पूरी अर्थव्यवस्था को या फिर पूरे देश को प्रभावित हो सकता है। ऐसे बैंक को क्या कहते हैं, टू बिग टू फेल। इसे बैंक को क्या कहते हैं, टू बिग और टू फेल कहा जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपका सही है, मतलब कौन कौन इसमें बैंक शामिल है। इसमें ध्यान देना है दोस्तों, एक स्टेट बैंक होता है, शामिल होता है, दूसरा आपका एचडीएफसी होता है, तीसरा होता आईसीआई बैंक होता है। आईसीआई जो बैंक होता है, ये आपके 3 बैंक इसमें शामिल है, ना तो केनरा है ना तो पंजाब नेशनल बैंक है, यानी ऑप्शन दो इसमें आपका शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहा है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली को शुरू किया है। किसने शुरू किया है दोस्तों, आपका ये पर्यावरण मंत्रालय। किसने शुरू किया, ये
पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया। ठीक है, आगे क्या है, आगे अगला प्रश्न क्या है, कह रहा यूरिया के संदर्भ में आपको विचार करना, यूरिया गोल्ड जो है उसके संदर्भ में विचार करना। क्या विचार करना है, यह एक सल्फर लेपित यूरिया है जो नाइट्रोजन के क्रमिक उत्सर्जन को सुनिश्चित करता है जिससे पौधे में वृद्धि के लाभ होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रकार का जो यूरिया होता है वो क्या करते हैं, उसमें सल्फर लेपित होता है। इससे क्या फायदा होता है कि बहुत कम उत्सर्जन हो पाता है और वायुमंडल में जाने से अच्छा वह क्या करता है, भूमि में ज्यादा काम करता है। ठीक है, यह एक जैव उर्वरक है। नहीं दोस्तों, ये जैव उर्वरक नहीं बल्कि रासायनिक उर्वरक है। क्या है, रासायनिक उर्वरक है। यानी ऑप्शन क्या भी आपका गलत है, केवल ऑप्शन क्या है एक सही है। जैव उर्वरक नहीं है, ध्यान देना है। क्या है, ये बायो उर्वरक है, सॉरी यह रासायनिक उर्वरक है। अब आपके सामने जो प्रश्न है, अब कह रहा है सैन्य अभ्यास दिया है, देश दिया है, आपको बताना है कौन सी इसमें ऑप्शन आपका क्या पूछा है। देखिएगा, ऑप्शन आपका पूछा है कि कौन से युग में सही है, सुमेलित सही है। देखिएगा, अब इसमें देखिएगा एक खंजर, खंजर किसके किसके बीच में है, खंजर आपको जो दोस्तों है भारत और किर्गिस्तान। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, साइक्लोन, साइक्लोन किसके किसके बीच में, साइक्लोन जो होता है दोस्तों भारत और मिस्र के बीच में, किसके बीच में, भारत और मिस्र के बीच में होता है। और साइक्लोन डिजर्ट जो होता है दोस्तों, ये मिस्र नहीं, कल हम तो जो करंट अफेयर करा रहे हैं तो इसमें होता है भारत और मिस्र ग्रुप में। यानी ऑप्शन ये आपका दूसरा गलत है। ठीक है, तीसरा क्या, डिजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में होता है। बिल्कुल, ये आपका आपको संयुक्त अरब अमीरात या यूएई के बीच में होता है। ये भी आपका क्या है, आपका स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, अगला क्या है, अयुत्था, अयुत्था किसके किसके बीच में होता है दोस्तों, ये आपके भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। भारत और थाईलैंड के बीच में स्टेटमेंट होता है। पहला, तीसरा और चौथा क्या है आपका सही है। यानी ऑप्शन 3 इसमें आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 किसमें आएगा, ऑप्शन 3 यानी केवल 3। ठीक है, आगे क्या है, अगला ग्रीन फ्यूल अलायंस के संबंध में आपको विचार करना है। क्या है, भारत और फ्रांस के बीच हस्ताक्षरित हरित रणनीति साझेदारी का हिस्सा, नहीं फ्रांस नहीं बल्कि डेनमार्क। आपको पता होगा डेनमार्क के जो पीएम आए थे यहीं पे समझौता हुआ था इसका। ठीक है, भारत और डेनमार्क के बीच में है, ना कि फ्रांस के बीच में। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य कार्बन तटस्थता की दिशा में संयुक्त लक्ष्यों को आगे बढ़ाना और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। बिल्कुल, स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, हाल ही में कर्नाटक में खोजी गई प्रजाति कंजाइंड सिल्वर लाइन निम्नलिखित किस समूह से संबंधित है दोस्तों, ये आपको तितली है। क्या है, तितली। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रतिवर्ष वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है, कौन जारी करता है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच या WEF जारी करता है। ठीक है, इसे आप एक लिस्ट बना लीजिएगा, कौन संस्था कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कभी कभी ऐसे चूंकि यूपीएससी है रैंक के साथ साथ इसके बारे में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको लिख करना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, हिमालयन वुल्फ के संदर्भ में आपको विचार करना है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, यह हिमालय और तिब्बती पठार के ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपका सही है, लगभग आपको 4000 मीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह इसे IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों, गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं बल्कि संवेदनशील है या थ्रेटेंड जिसे कहते हैं वो है। ठीक है, यानी ऑप्शन दूसरा आपका क्या है गलत है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है क्या उपयुक्त मत से भारत में कितने स्थान पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। आप बताइए किसमें कहां होती है, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मालावन। खंभात की खाड़ी दोस्तों इसमें ध्यान देना है, यहाँ पर प्रवाल नहीं पाए जाते बल्कि कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार पाया जाता है, अंडमान निकोबार पाया जाता है, खंभात की खाड़ी नहीं होता। यानी कितने सही, यहाँ कच्छ की खाड़ी में भी होता है, मन्नार की खाड़ी में और मालवन। मालवन का है, मालवन दोस्तों महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट कितने सही होंगे आपके 3, ऑप्शन सी आपका क्या होगा सही होगा। आगे चलते हैं। क्या है, एक्सरे पोलोरियो सैटेलाइट के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, क्या है, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया। बिल्कुल दोस्तों, ये क्या है, जो इसरो का एक रॉकेट है PSLV,
PSLV C58CC क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह एक्सरे ध्रुवीकरण का अध्ययन करने वाला विश्व का पहला उपकरण है। नहीं दोस्तों, विश्व का पहला उपकरण नहीं है, बल्कि पहले क्या नासा ने भेजा था, पहले एक नासा ने भेज दिया था। ठीक है, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा पर्यावरणीय आकलन प्रभाव के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, क्या है, यह परियोजनाओं के संभावित सामाजिक और आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल, ये आपका स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। ठीक है, इसे भारत में EIA प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 द्वारा शासित होता है। बिल्कुल स्टेटमेंट ये क्या है, दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही होगा। देखिएगा अगला क्या है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में आपको विचार करना, बताइए कि कहाँ है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। बिल्कुल दोस्तों, ये कहाँ है, उड़ीसा में ही स्थित है। अगर क्या है, भारत में खारे पानी के मगरमच्छ सबसे बड़ी आबादी विश्व स्तर की मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल दोस्तों, यह एक गाहिर माथा द्वीप है भीतरकनिका के आसपास, क्या है, वहां पे मगरमच्छों का जो जमावड़ा है, खारे पानी जो मगरमच्छ होते हैं, यह बहुत ही पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा कह रहा है यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। बिल्कुल दोस्तों, यह भारत का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें क्या होगा, ऑप्शन तीनों ही आपका क्या है, सही है। ठीक है, क्या है, तीनों ही ऑप्शन क्या आपका सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राजनीतिक दर्शन का सटीक वर्णन करता है। क्या, कहां पता चलता है दोस्तों भारतीय संविधान का दर्शन, उद्देशिका में, कहा में, उद्देशिका में पता चलता है। ठीक है, देखिएगा, यह पूर्णतया उदार एवं लोकतांत्रिक है, नहीं दोस्तों। अगर क्या है, यह समतावादी संघीय और इसमें अल्पसंख्यक अधिकारों को कोई विचार नहीं किया गया। क्या बताइएगा, क्या भारत में अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, यानी ऑप्शन ये भी आपका क्या है, गलत है। यह उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के मिश्रण है। बिल्कुल दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला क्या है, यह पूर्ण रूप से शासन के संघीय ढांचे पर केंद्रित है, नहीं दोस्तों, बल्कि शासन का विकेंद्रीकरण भी इसमें है। यानी स्टेटमेंट क्या है आपका, सी आपका सही होगा, ना कि बाकी स्टेटमेंट क्या है आपके गलत है। ठीक है, आगे क्या है, अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक मंच या WSF के संबंध में आपको विचार करना है। क्या है, कह रहा है यह एक मंच जो वैश्विक पूंजीवाद और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। ठीक, एक अंतरराष्ट्रीय मंच जो बहुराष्ट्रीय निगमों को विस्तार को समर्थन करता है। अगला क्या है, कार्यकर्ताओं के एक समूह को जो न उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हुए पर्यावरण संरक्षण के अधिकारों का समर्थन करते हैं। अगला क्या है, एक राजनीतिक निकाय और जो विश्व व्यापार संगठन का आर्थिक नीतियों का समर्थन करते हैं। दोस्तों, ये जो आपके विश्व सामाजिक मंच होते हैं, इनका जो उद्देश्य होता है उदारवादी और वैश्वीकरण का विरोध करना। क्या है, उदारवादी और विश्व वैश्वीकरण के क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, और आपका क्या होगा, और पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका क्या होगा, ये सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, राज्य संप्रभुता के पर वैश्वीकरण का प्रभाव पे आपको कौन सा सही है। यानी चूंकि हम वैश्वीकरण की रस्म काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, आपको ये बताना है कि क्या वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है भारत पे या नहीं पड़ता है। क्या है, यह राज्य के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाता है। क्या वैश्वीकरण में ऐसा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। यह आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को विनियमित करने की, राज्य की क्षमता को कम करने की, राज्य की संप्रभुता को समाप्त करता है। अब बताइएगा, क्या ऐसा हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, जहां राज्य की संप्रभुता की बात हुई, यहां ऐसी संभावना हो सकती है। ठीक है, अगला क्या है, यह शासन में राज्य की भूमिका को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बात बताइए कि क्या वैश्वीकरण जिन देशों ने अपनाया है, क्या उनके यहाँ सरकारें समाप्त हो गई हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। अगला क्या है, इससे राज्य और सत्ता का पूर्ण विकेंद्रीकरण हो जाता है। बताइए कि नहीं दोस्तों, यहाँ विकेंद्रीकरण नहीं होता, बल्कि क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे उपयुक्त खनिज में से कितने लिथियम में मौजूद होते हैं। आपको क्या है, स्पोड्यूमिन, पेटालाइट, लिपियोडोलाइट, एम्बिलिगोलाइट। दोस्तों, ये जितने चारों तत्व दिए हैं, चारों में क्या है, लिथियम मजबूत होता है। आपको पता है एक लिथियम ट्रायंगल है, लिथियम ट्रायंगल के बारे में आपने सुना होगा, कौन कौन है इसमें,
चिली और चिली, बोलीविया, और क्या है आपका चिली बोलीविया के बाद क्या होता है अर्जेंटीना। ये क्या है, ये क्या है आपका लिथियम ट्रायंगल होता है। अच्छा हमें गोल्डन ट्रायंगल बताइए कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स करके आप बताइएगा, ठीक है। यानी इसमें क्या है ऑप्शन चारों क्या है आपके सही है। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित पर विचार करना है। ऊर्जा भंडारण, बायोमेडिकल उपकरण, जल निस्यंदन, सौर सेल। कह रहे ग्राफीन के कितने अनुप्रयोग हो सकते हैं, आप बताइएगा। ग्राफीन के किन के कितने अनुप्रयोग हो सकते हैं दोस्तों, सभी हो सकता है। ग्राफीन के सभी उपयोग ऊर्जा भंडारण में भी कर सकते हैं, बायोमेडिकल उपकरण में भी कर सकते हैं, जल के निस्यंदन में भी कर सकते हैं, और सौर सेल के निर्माण में भी क्या कर सकते हैं, हम ग्राफीन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। क्या है, सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है। आप बताइएगा क्या स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही, बिल्कुल सही है। जैसे भारत और भारत जैसे जो कंट्री है, जैसे जर्मनी हो गया और सॉरी साउथ अफ्रीका हो गया, जापान हो गया, सब क्या चाहते हैं कि भाई साहब क्या करिए सुरक्षा परिषद की संख्या आप बढ़ाइए, ठीक है, अस्थायी सदस्य के भी और अस्थायी सदस्य की। भारत कहता है भैया हम क्यों नहीं हो सकते इसके अस्थायी सदस्य में। इसमें क्या है आपको पता है, इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 क्या है अस्थायी है। जो 5 स्थायी हैं तो हर समय होते रहते हैं, और जो 10 अस्थायी हैं हर 2 वर्ष के लिए चुने जाते रहते हैं। भारत भी लगभग कितनी बार, भारत लगभग 8 बार इसका सदस्य अस्थायी रूप से हो चुका है, ठीक है। अस्थायी सदस्यों के पास मौजूद वीटो शक्ति को वैश्विक समुदाय द्वारा व्यापक समर्थन प्राप्त है, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दोस्तों जो इनकी व्यापक वीटो शक्ति है अस्थायी सदस्यों की, वीटो शक्ति का मतलब ये है ये किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। तो ये सभी देश समर्थन करते हैं ऐसा सही नहीं, सभी समर्थन नहीं करते, समर्थन नहीं करते, कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट क्या आपको दूसरा गलत है और पहला क्या है आपका सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुरिल द्वीप निम्नलिखित में किस जल निकाय को अलग करता है। कुरिल द्वीप तो दोस्तों अगर आपने देखा होगा ध्यान से, अगर रसिया वाला क्षेत्र देखें, रसिया और जापान के बीच में जो एक उसका प्रायद्वीप है, क्या नाम है, कमचटका, कमचटका प्रायद्वीप के बाद जो नीचे आएंगे और उसका जो अकोस्ट सागर है इसके बीच में जो द्वीप पाया जाता है उसे कुरिल द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, कुरिल द्वीप कहते हैं, और यह प्रशांत महासागर के भाग है। किसका है, प्रशांत महासागर का भाग है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के संदर्भ में आपको विचार करना है। क्या है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी रेडियो खगोल विज्ञान के लिए समर्पित एक अंतर सरकारी संगठन है। आप बताइए स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला क्या, इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में। बताइएगा क्या इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है, नहीं, इसका मुख्यालय कहाँ है, बल्कि यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। कहां पे, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, ठीक है। आगे चलिएगा, अगला क्या है, भारत में मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या है, भारत मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% तक सीमित है। 10 नहीं दोस्तों 15, कितने परसेंट, 15% तक हो सकता। कब आया था ये, एक संविधान संशोधन आया था आपके लिए, कौन सा, 91 संविधान संशोधन आया था। कब आया था, 2003 में। उसके द्वारा क्या किया गया, इनकी सदस्य संख्या को निर्धारित किया गया था। पहले क्या होता था, जब गठबंधन की सरकार होती थी 90 की ईरा में, तो होता क्या था, हर कोई मंत्री बनना है, तो ऐसी दशा में क्या तो मंत्रियों की संख्या इतनी हो जाती थी, संसद के सदस्य कम हो जाते थे, ठीक है। इसी से लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल दोस्तों, मंत्रिपरिषद कहाँ होती है, लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पारित करके नए अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का अधिकार है। अगर आप आईएएस या आईपीएस बनने जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इसे हमें आंसर करके बताना चाहिए, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या प्रश्न है, भारत में राज्यों के वित्तीय अनुदान के संदर्भ में आपको विचार करना है। क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275
संसद को वित्तीय सहायता आवश्यकता वाले किसी भी राज्य को अनुदान करने की अनुमति देता है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जो केंद्र सरकार होती है वो क्या करती है, राज्यों को अनुदान देते हैं उनको विकास के लिए। क्योंकि आपको पता है जो राज्य सरकारी होती हैं, राज्य सरकार के पास संसाधनों की कमी होती है, इसलिए केंद्र उन्हें हर समय सहायता देता रहता है। ठीक है, आगे करते हैं, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, वित्त आयोग राज्यों को संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए इन अनुदानों का वितरण की सिफारिश करता है। बिल्कुल दोस्तों, वित्त आयोग कहता है कि किस राज्य को कितना आवंटन करने की आवश्यकता है, इसकी बात करता है। कहाँ लिखा गया है, अनुच्छेद 275 में। अच्छा, वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ है दोस्तों, अनुच्छेद 280 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है, ये अनुदान सदैव बिना शर्त होते हैं। दोस्तों ध्यान देना, अनुदान में हर समय जो अनुदान दिया जाता है वो शर्त के आधार पर होता है, बिना शर्त नहीं हो सकती। ध्यान देना है, यानी पहला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है और पहला दूसरा क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति के आयोग के नेतृत्व में अंतरराज्यीय परिषद के गठन की बात की गई थी दोस्तों, सरकारी आयोग कब की गई थी, सरकारी आयोग के द्वारा की गई थी। इसका गठन 1983 में, रिपोर्ट कब है तो 1986 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, संसदीय प्रणाली के संदर्भ में लोमडक सत्र शब्द का क्या मतलब। लोमडक आपने पढ़ा होगा, कई बार आपने जानते होंगे, देख लीजिए क्या है। संसद का वह सत्र जिसमें कोई महत्वपूर्ण कानून पारित नहीं होता। अच्छा, आगे क्या है, नए विधानमंडल के निर्वाचित होने के बाद निवर्तमान विधानमंडल का अंतिम सत्र। बिल्कुल दोस्तों, जो अंतिम सत्र होता है किसी विधानमंडल का, उसके बाद जो नए सत्र का निर्माण होता है, इसके बीच वाला जो सेशन चलता है उसे क्या कहते हैं, लोमडक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे लोमडक कहा जाता है। यानी ऑप्शन बी क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आपको ये दिया गया आपात की स्थितियां दी है और अनुच्छेद दिया गया है। आपको बताया है ना इसमें कौन सी स्टेटमेंट आपका सुमिलित है या नहीं सुमिलित है। पहला क्या, राष्ट्रीय आपातकाल 352, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन राज्य आपातकाल 356 365, बिल्कुल सही है। वित्तीय आपातकाल 366 नहीं बोलते बल्कि 360 में होता है, ना कि 366 में। यानी तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी सही है, यानी दो आपका सुमेलित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या, भारत के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है। आप बताइएगा, इसके तहत होता है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। किसके तहत होता है, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, क्या है, इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की प्रावधान किया गया था। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। आगे क्या है, इसे प्रांतीय स्तर पर द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित की गई। बिल्कुल, पर यहाँ क्या किया गया था, इस बार में जो प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन था उसको समाप्त कर कहाँ शुरू किया गया, केंद्र में शुरू किया गया। कहाँ पर, केंद्र में शुरू किया गया। ठीक है, आगे क्या, इस अधिनियम के तहत केवल मद्रास, बंगाल और संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। नहीं दोस्तों, यही नहीं बल्कि बॉम्बे में भी किया गया था। कहा, बॉम्बे में भी किया था, बिहार में भी किया गया था और बंगाल में भी किया गया था। ठीक है, और असम में भी किया गया था। कहा, असम में, इन सब जगह किया गया था द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, यानी ऑप्शन तीसरा क्या है गलत है और पहला दूसरा सही। ठीक है, हो गया दोस्तों। आज ये जो विजन दृष्टि का था 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। दोस्तों आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, हम लोग दृष्टि आपके लिए हम क्या, दृष्टि प्लस विजन, दृष्टि विजन और टाइम लगा तो संस्कृति आईएएस, इन तीनों टेस्ट सीरीज हम सॉल्व कराएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं आपको कौन सी टेस्ट सीरीज चाहिए, हम उसको उपलब्ध कराएंगे विद द वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। साथ ही अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल है अमोक क्लासेज, वहां जाके मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।